बाज़ लोग उन हुकूमतों को जमहूरी कहने से इख्तिलाफ कर सकते हैं क्योंकि निस्बतन अमीर शहरियों की अक़लियत को ही मुकम्मल सियासी हुकूक हासिल थे। पुलिस तवाना दौलत मुश्तरका में सियासी हुकूक शलाख्ता अशराफिया के बालिग मर्द अरकान के लिए मखसूस थे। उनकी तादाद 3 लाख अफराद तक थी, जो कल बालिग आबादी का तकरीबन 5% बनते थे। शलाख्ता के खुसूसी हुकूक में से एक बादशाह का इंतखाब करना था, लेकिन चूंकि वोटिंग के लिए एक कौमी कन्वेंशन में तवील फासिला तय करना पड़ता था, इसलिए बहुत कम लोग अपने हक का इस्तेमाल करते थे। 16वीं और 17वीं सदी में शाही इंतखाबात में शिरकत करने वालों की तादाद आमतौर पर 3000 से 7000 वोटर्स के दरमियान रहती थी, सिवाय 1669 के इंतखाबात के जिसमें 271 अफराद ने हिस्सा लिया था। अगरचे ये 21वीं सदी में शायद ही जमहूरी लगे। ये याद रखना चाहिए कि 20वीं सदी तक तमाम बड़े पैमाने की जमहूरियतों ने सियासी हुकूक को निस्बतन अमीर मर्दों के एक छोटे से हलके तक महदूद रखा था। जमहूरियत कभी भी सब कुछ कुछ नहीं का मुआमला नहीं होती। ये एक तसलसल है, और 16वीं सदी के अवाखिर के पोल्स और लिथुआनियाओं ने इस तसलसल के पहले से नामालूम खत्म को तलाश किया। अपने बादशाह के इंतखाब के अलावा पुलिस तवाना में एक मुंतखब पार्लियामेंट सेम थी जो नई कानून साजी को मंजूर मुस्तरद करती थी और टैक्सेशन और खारिजा उमूर पर शाही फैसलों को वीटो करने का इख्तियार रखती थी। मजीद बरा शहरियों को नाकाबिल तनसीख हुकूक की एक फहरिस्त हासिल थी, जैसे कि असम्बली की आज़ादी और मजहब की आज़ादी। 16वीं सदी के अवाखिर और 17वीं सदी के अवाइल में, जब यूरोप का बेशतर हिस्सा तल्ख मजहबी तनाज़ात और मजालिम का शिकार था, पुलिस तवाना एक रवादार पनागाह था जहाँ कैथोलिक, यूनानी आर्थोडॉक्स, लोतेरन, कालूनस्त, यहूदी और यहाँ तक के मुसलमान भी निस्बतन हम आहंगी के साथ रहते थे। 1616 में दौलत मुश्तरका में 100 से ज्यादा मसाजिद काम कर रही थीं। आखिरकार पुलिस तवाना गैर मरकजियत का तजर्बा गैर अमली साबित हुआ। ये मुख्य यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी रियासत थी रूस के बाद, जो तकरीबन 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित थी और आज के पोलैंड, लिथुआनिया, बेलारूस और यूक्रेन के बेशतर इलाके पर मुश्तमिल थी। इसमें मालूमात, मुवासलात और तालीमी निज़ाम का फुकदान था जो बाल्टिक बुहेरा से बुहेरा असवद तक फैले हुए पोलिश अशराफिया, लिथुआनियाई नोबलमैन, यूक्रेनी कासाक्स और यहूदी रबियों के दरमियान एक बामानी सियासी गुफ्तगू के लिए ज़रूरी था। इसके खुद दुरुस्त करने वाले तरीकाकार भी बहुत महंगे थे, जिसने मरकजी हुकूमत की ताकत को मफलूज कर दिया था। खास तौर पर हर एक सेम के नायब को तमाम पार्लिमानी कानून साजी को वीटो करने का हक दिया गया था, जिससे सियासी तरत्तुल पैदा हुआ। एक बड़ी और मुतनव्वे हुकूमत का एक कमज़ोर मरकज़ के साथ मिलाप मोहलिक साबित हुआ। दौलत मुश्तरका को मरकजी कुव्वतों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया और इसके हिस्सों को फिर रूस, ऑस्ट्रिया और पर्शिया की मरकजी मुतलक अलनान हुकूमतों के दरमियान तकसीम कर दिया गया। डिच का तजर्बा बेहतर रहा। बाज़ तरीकों से डिच मुत्तहिदा सूबे पुलिस तवाना दौलत मुश्तरका से भी कम गैर मरकजी थे, क्योंकि उनमें कोई बादशाह नहीं था और वो 7 खुद मुख्तार सूबों का इत्तेहाद थे, जो खुद मुख्तार कस्बों और शहरों से बने थे। ये गैर मरकजी नौइयत इस कसीर शक्ल में ज़ाहिर होती है जिसमें ये मुख बैरून मुख जाना जाता था। अंग्रेज़ी में नीदरलैंड्स, फ्रांसीसी में लेस्ब्सोबस, हस्पानवी में लॉस पाइस बाजूस वगैरह। ताहम मुत्तहिदा सूबे पुलिस तवाना से 25 गना छोटे थे और उनमें एक बेहतर मालूमात, मुवासलात और तालीमी निज़ाम था जिसने इसके अज्जा को मजबूती से एक साथ जोड़ रखा था। मुत्तहिदा सूबों ने एक नई मालूमाती टेक्नोलॉजी में भी पेश कदमी की जिसका बड़ा मुस्तकबिल था। जून 1618 में एम्स्टरडैम में कोरेंट यूएट अटान डोटसलैंड NCU के उन्वान से एक पम्फलेट शाये हुआ। जैसा कि इसके उन्वान से जाहिर होता है, इसमें इतालवी जजीरा नुमा, जर्मन इलाकों और दीगर मकामात से खबरें थीं। इस खास पम्फलेट में कोई खास बात नहीं थी, सिवाय इसके कि अगले हफ्तों में भी नए शुमारे शाये हुए। वो 1670 तक बाकायदगी से शाये होते रहे, जब कोरेंट यूएट अटान डोटसलैंड NC दूसरे सीरियल पम्फलेटों के साथ मिलकर एम्स्टरडम सच्चे कोरेंट में जम हो गया, जो 1903 तक शाये होता रहा, जब ये नीदरलैंड्स के आज तक के सबसे बड़े अखबार दी टेलीग्राफ में जम हो गया। अखबार एक वक्फावार किताबचा है और ये पहले के एक बार के किताबचों से मुख्तलिफ था क्योंकि इसमें खुद को दुरुस्त करने का एक बहुत मजबूत तरीकाकार था। एक बार की इशाअतों के बरक्स एक हफ्ता वार रोज़ाना अखबार को अपनी गलतियों को दुरुस्त करने का मौका मिलता है और अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए ऐसा करने की तरगीब मिलती है। कोरेंट यूएट अटान डोटसलैंड NCU के जाहिर होने के फौरन बाद एक हरीफ अखबार जिसका उन्वान टाइडंगन यूएट वर्सचेदे कव्वारटीरन मुख्तलिफ मकामात से खबरें था ने अपना आगाज किया। कोरेंट को आमतौर पर ज्यादा काबिल एतमाद समझा जाता था क्योंकि ये अपनी कहानियों को शाये करने से पहले जांचने की कोशिश करता था और क्योंकि टाइडंगन पर जरूरत से ज्यादा मुहिब वतन होने और सिर्फ नीदरलैंड्स के हक में खबरें देने का इल्जाम लगाया जाता था। इसके बावजूद दोनों अखबारात जिंदा रहे क्योंकि जैसा कि एक कारी ने वजाहत की, एक अखबार में हमेशा कुछ ऐसा मिल सकता है जो दूसरे में दस्तयाब नहीं है। अगले दहाइयों में नीदरलैंड्स में दर्जनों इजाफी अखबारात शाये हुए
जो यूरोप का सहाफती मरकज बन गया। अखबारात जो वसी पैमाने पर एतमाद हासिल करने में कामयाब रहे, अवामी राय के मेमार और तर्जुमान बन गए। उन्होंने एक ज़्यादा बाखबर और मसरूफ़ अवाम पैदा की, जिसने सियासत की नौइयत को बदल दिया, पहले नीदरलैंड्स में और बाद में दुनिया भर में। अखबारात का सियासी असर इतना अहम था कि अखबारात के एडिटर अक्सर सियासी रहनुमा बन गए। जांपाल मरैट ने इनकलाबी फ्रांस में दू पीपल की बुनियाद रखकर और इसकी तदवीन करके इक़्तिदार हासिल किया। एडवार्ड बर्नस्टीन ने डन की तदवीन करके जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाने में मदद की। व्लादिमीर लीनिन का सोवियत डिक्टेटर बनने से पहले सबसे अहम ओहदा इस्क्र का एडिटर था, और बनीटो मुसोलिनी ने पहले अवेंटी में एक सोशलिस्ट सहाफ़ी के तौर पर शोहरत हासिल की और बाद में आतिश मिजाज दाएं बाजू के अखबार आयल पपोलो डिटेलिया के बानी और एडिटर के तौर पर। इब्तिदाई जदीद जमहूरियतों जैसे कि नीदरलैंड्स में यूनाइटेड प्रोविंसेस, बरतानवी जज़ायर में यूनाइटेड किंगडम और शुमाली अमरीका में यूनाइटेड स्टेट्स की तश्कील में अखबारात ने अहम किरदार अदा किया। जैसा कि नाम खुद ही जाहिर करते हैं, ये कदीम एथेंस और रोम जैसी शहर रियासतें नहीं थीं, बल्कि मुख्तलिफ ख़तों का इम्तिजाज थीं जो जुज़वी तौर पर इस नई मालूमाती टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपस में जड़ी हुई थीं। मिसाल के तौर पर, जब 6 दिसंबर 1825 को सदर जॉन क्विंसी एडम्स ने अमरीकी कांग्रेस को अपना पहला सालाना पैगाम दिया, तो इस तकरीर का मतन और अहम निकात के खलासे अगले हफ्तों में बॉस्टन से न्यू ओरलीन्स तक के अखबारात में शाये हुए। इस वक्त अमरीका में सैकड़ों अखबारात और रिसाले शाये हो रहे थे। एडम्स ने अपनी इंतज़ामिया के मुताद्दिद वफाकी मंसूबों को शुरू करने के इरादों का ऐलान किया, जिनमें सड़कों की तामीर से लेकर एक फलकियाती रसदगाह की बुनियाद रखना शामिल था, जिसे उन्होंने शायराना अंदाज में आसमानों का रोशन मीनार का नाम दिया। उनकी तकरीर ने एक शदीद अवामी बहस को जन्म दिया, जिसका ज़्यादातर हिस्सा उन लोगों के दरमियान तहरीरी शक्ल में हुआ जो ऐसे बड़े हुकूमती मंसूबों को अमरीका की तरक्की के लिए ज़रूरी समझते थे, और बहुत से ऐसे लोग थे जो छूटी हुकूमत के नुक्ता नज़र को तरजीह देते थे और एडम्स के मंसूबों को वफाकी तजावुज़ और रियासती हुकूक पर हमला समझते थे। छूटी हुकूमत के हामी शुमाली बाशिंदों ने शिकायत की कि वफाकी हुकूमत के लिए ये गैर आइनी है कि वो गरीब रियासतों में सड़कें बनाने के लिए अमीर रियासतों के शहरियों पर टैक्स लगाए। जुनूबी बाशिंदों को खदशा था कि एक वफाकी हुकूमत जो अपने सहन में आसमान का रोशन मीनार बनाने का दावा करती है, वो एक दिन उनके गुलामों को आज़ाद करने का भी दावा कर सकती है। एडम्स पर दिक्तेतराना अज़ाइम रखने का इल्ज़ाम लगाया गया, जबकि उनकी तकरीर की इल्मियत और नफासत को अशराफिया पसंद और आम अमरीकियों से लाताल्लुक़ करार देकर तनकीद का निशाना बनाया गया। 1825 के कांग्रेस के पैगाम पर अवामी बहस व मुबाहिस ने एडम्स इंतज़ामिया की साख को शदीद दचका पहुंचाया और एडम्स की बाद की इंतखाबी शिकस्त की राह हमवार की। 1828 के सदारती इंतखाबात में एडम्स एंड्रयू जैक्सन से हार गए, जो टेनेसी का एक अमीर गुलाम रखने वाला काश्तकार था, जिसे मुताद्दिद अखबारों के कालमों में कामयाबी से अवाम का आदमी के तौर पर दोबारा बरांड किया गया था, और जिसने दावा किया था कि पिछले इंतखाबात दरअसल एडम्स और बदुनवान वाशिंगटन अशराफिया ने चोरी किए थे। इस वक्त के अखबारात यकीनन आज के बड़े पैमाने पर मीडिया के मुकाबले में अब भी सुस्त और महदूद थे। अखबारात घोड़े आबादबानी कुश्ती की रफ्तार से सफ़र करते थे और निस्बतन कम लोग उन्हें बाकायदगी से पढ़ते थे। कोई न्यूज़ स्टैंड आगिल्ली के दुकानदार नहीं थे, इसलिए लोगों को सब्सक्रिप्शन खरीदनी पड़ती थी, जो महंगी थी। एक हुनरमंद मजदूर के लिए औसत सालाना सब्सक्रिप्शन तकरीबन एक हफ्ते की उजरत के बराबर थी। नतीजे के तौर पर 1830 में तमाम अमरीकी अखबारात के कल खरीदारों की तादाद सिर्फ 78,000 थी। चूंकि कुछ खरीदार अफराद की बजाय अंजुमने या कारोबार थे, और चूंकि हर कापी को शायद कई लोग पढ़ते थे, इसलिए ये फ़र्ज़ करना मुनासिब लगता है कि बाकायदा अखबारात पढ़ने वालों की तादाद लाखों में थी। लेकिन लाखों मजीद लोग शाज़ व नादिर ही अखबारात पढ़ते थे, अगर कभी पढ़ते थे। इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि उन दिनों अमरीकी जमहूरियत एक महदूद मुआमला था और अमीर सफ़ेद फार्म मर्दों का डोमेन था। 1824 के इंतखाबात में जिसने एडम्स को इक़्तिदार में लाया, 1.3 मिलियन अमरीकियों को नज़रियाती तौर पर वोट देने का हक हासिल था, जो तकरीबन 5 मिलियन बालिग आबादी तकरीबन 25% में से थे। सिर्फ 3,52,780 अफराद, कल बालिग आबादी का 7% ने दर हकीकत अपने हक का इस्तेमाल किया। एडम्स ने वोट डालने वालों की अक्सरियत भी हासिल नहीं की। अमरीकी इंतखाबी निज़ाम की अजीब व गरीब खुसूसियात की वजह से वो सिर्फ 1,13,122 वोटरों अबालिगों के 2% से ज़्यादा और कल आबादी के 1% की हिमायत की बदौलत सदर बने। इसी वक्त बरतानिया में पार्लियामेंट के लिए वोट देने के अहल अफराद की तादाद सिर्फ 4 लाख थी, अबालिग आबादी का तकरीबन 6%। मजीद बड़ा पार्लिमानी नशिस्तों का 30% भी नहीं लगा गया था। अब सोच सकते हैं कि क्या हम वाकई जमहूरियतों के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे वक्त में जब अमरीका में वोटरों से ज़्यादा गुलाम थे। 1820 की दहाई के अवाइल में 1.5 मिलियन से ज़्यादा अमरीकी गुलाम थे। क्या अमरीका वाकई एक जमहूरियत था? ये तारीफों का सवाल है।
जैसा कि 16वीं सदी के अवाखिर की पुलिशल तवाना दौलत मुश्तरका के साथ था, इसी तरह 19वीं सदी के अवाइल के अमरीका के साथ भी जमहूरियत एक निस्बती इस्तिलाह है। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, जमहूरियत और खुद मुख्तारी मुतलक नहीं है, वो एक तसलसल का हिस्सा है। 19वीं सदी के अवाइल में तमाम बड़े पैमाने की इंसानी मुआशरतों में से अमरीका शायद तसलसल के जमहूरी सिरे के सबसे करीब था। आज 25% बालिगों को वोट देने का हक देना ज्यादा नहीं लगता, लेकिन 1824 में ये ज़ार उस्मानी अचीनी सल्तनतों के मुकाबले में कहीं ज्यादा फीसद था, जहां किसी को वोट देने का हक नहीं था। इसके अलावा, जैसा कि इस बाब में जोर दिया गया है, वोट देना ही वाहिद चीज नहीं जो अहमियत रखती है। 1824 में अमरीका को जमहूरियत समझने की एक और भी अहम वजह यह है कि इसके ज़माने की ज़्यादातर दीगर हुकूमतों के मुकाबले में इस नए मुल्क में बहुत मजबूत खुद तस्ही के निज़ाम मौजूद थे। बानान मिल्लत कदीम रोम से मुतासिर थे। वाशिंगटन में सेनेट और कैपिटल इसकी गवाही देते हैं, और वो इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि रोमन जमहूरिया बिलाखिर एक मुतलक अलनान सल्तनत में तब्दील हो। उन्हें खदशा था कि कोई अमरीकी सीजर उनकी जमहूरिया के साथ भी कुछ ऐसा ही करेगा, और उन्होंने मुतअद्दिद ओवरलैपिंग खुद तस्ही के निज़ाम बनाए, जो चेक्स एंड बैलेंस के निज़ाम के नाम से जाने जाते हैं। उनमें से एक आज़ाद परस्त था। कदीम रोम में जब जमहूरिया ने अपना इलाका और आबादी बढ़ाई तो खुद तस्ही के निज़ाम काम करना बंद कर गए। अमरीका में जदीद मालूमाती टेक्नोलॉजी ने प्रेस की आज़ादी के साथ मिलकर खुद तस्ही के निज़ाम को मुख्य बहर ओकियानूस से बहर अलकाहिल तक फैलने के बावजूद जिंदा रखने में मदद की। ये खुद को दुरुस्त करने वाले मैकेनिज्म ही थे जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता रियासत-ए मुत्तहिदा को फ्रेंचाइज को वसअत देने, गुलामी को ख़त्म करने और खुद को एक ज़्यादा जामे जमहूरियत में तब्दील करने के काबिल बनाया। जैसा कि बाब 3 में जिक्र किया गया है, बानियों ने बहुत बड़ी गलतियां की, जैसे कि गुलामी की तौसीक करना और ख़वातीन को वोट का हक न देना, लेकिन उन्होंने अपने औलाद को उन गलतियों को दुरुस्त करने के औजार भी फराहम किए। यही उनकी सबसे बड़ी मीरास थी। 20वीं सदी अवामी जमहूरियत, लेकिन अवामी आमिरियत भी छापे हुए अखबारात सिर्फ बड़े पैमाने पर मीडिया के दौर के पहले नकीब थे। 19वीं और 20वीं सदियों के दौरान टेलीग्राफ, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, ट्रेनें, भाप के जहाज और हवाई जहाज जैसी नई मवासलाती और नकलो हमल की टेक्नोलॉजीज की एक तवील फहरिस्त ने बड़े पैमाने पर मीडिया की ताकत को बहुत बढ़ा दिया। जब दीमुस्तीनज ने तकरीबन 350 कब्ल मसीह में एथेंस में एक अवामी तकरीर की थी, तो इसका मकसद बुनियादी तौर पर आतेनाई उगवरा में मौजूद महदूद सामेईन थे। जब जॉन क्विंसी एडम्स ने 1825 में अपना पहला सालाना पैगाम दिया, तो उनके अल्फाज धोले की रफ्तार से फैले। जब अब्राहम लिंकन ने 19 नवंबर 1863 को अपनी गेट्सबर्ग एड्रेस दी, तो टेलीग्राफ, लोकोमोटिव्स और भाप के जहाज़ों ने उनके अल्फाज को यूनियन और इससे बाहर बहुत तेजी से पहुंचाया। अगले ही दिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह तकरीर मुकम्मल तौर पर दोबारा शाये कर दी थी। जैसा कि पोर्टलैंड डेली प्रेस उनमैन से लेकर ओटोमोआ कोरियर उन आयोवा तक के मुताद्दिद दीगर अखबारात ने भी किया था। एक ऐसी जमहूरियत के लिए मौज़ू जिसमें खुद की इस्लाह के मजबूत मैकानिज्म मौजूद थे, सदर की तकरीर ने आलमी पजीराई की बजाय एक जानदार गुफ्तगू को जन्म दिया। ज़्यादातर अखबारात ने इसकी तारीफ की, लेकिन कुछ ने अपने शुकूक का इजहार किया। शिकागो टाइम्स ने 20 नवंबर को लिखा कि हर अमरीकी का गाल शर्म से सुरा हो जाना चाहिए जब वो सदर लिंकन के बेहुदा, बेमानी और बेजायका बयानात को पढ़े। पैट्रियट एंड यूनियन, हैरिसबर्ग, पेंसिल्वानिया का एक मकामी अखबार ने भी सदर के अहमकाना रिमार्क्स पर शदीद तनकीद की और उम्मीद जाहिर की कि उन पर फरामोशी का पर्दा डाल दिया जाएगा और उन्हें मजीद दोहराया याद नहीं किया जाएगा। अगरचे मुखाना जंगी के दरमियान था, सहाफ़ियों को सदर पर अवामी तौर पर तनकीद करने और यहाँ तक कि उनका मजाक उड़ाने की आज़ादी हासिल थी। एक सदी आगे बढ़ी तो मुआमलात वाकई तेज हो गए। तारीख में पहली बार नई टेक्नोलॉजीज ने बड़े पैमाने पर फैले हुए लोगों को हकीकी वक्त में आपस में जुड़ने की इजाज़त दी। 1960 में तकरीबन 70 मिलियन अमरीकी, कल आबादी का 39%, जो शुमाली अमरीका के बर्रे आज़म और इससे बाहर फैले हुए थे, ने निक्सन के सदारती मुबाहिसे बरा रास्त टेलीविजन पर देखे, जबकि लाखों मजीद लोगों ने रेडियो पर सुने। नाज़रीन और सामेईन को सिर्फ अपने घरों में बैठे हुए एक बटन दबाने की मेहनत करनी पड़ती थी। अब बड़े पैमाने पर जमहूरियत मुमकिन हो चुकी थी। हज़ारों किलोमीटर के फासले पर फैले लाखों लोग दिन के तेजी से बदलते हुए मसाइल के बारे में बाखबर और बामानी अवामी बहसें कर सकते थे। 1960 तक तमाम बालिग अमरीकी नज़रियाती तौर पर वोट देने के अहल थे, और तकरीबन 70 मिलियन वोट देने के अहल अफराद का तकरीबन 66% ने दर हकीकत ऐसा किया, अगरचे लाखों सियाफाम और दीगर महरूम गरोहों को वोटर दबाने की मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए वोट डालने से रोका गया था। हमेशा की तरह हमें तकनीकी जबर से मोहतात रहना चाहिए और ये नतीजा अखज़ करने से बचना चाहिए कि बड़े पैमाने पर मीडिया के उरूज ने बड़े पैमाने पर जमहूरियत को जन्म दिया। बड़े पैमाने पर मीडिया ने बड़े पैमाने पर जमहूरियत को मुमकिन बनाया, ना कि नागुज़ीर।
और इसने दीगर अक़साम की हुकूमतों को भी मुमकिन बनाया। खास तौर पर जदीद दौर की नई मालूमाती टेक्नोलॉजीज़ ने बड़े पैमाने पर मुतलक अलनान हुकूमतों के लिए दरवाज़ा खोला। निक्सन और कैनेडी की तरह स्टालिन और खुरुश्चीफ भी रेडियो पर कुछ कह सकते थे, और व्लादिवोस्तोक से कालिनिनग्राड तक लाखों लोगों तक फौरी तौर पर उनकी बात पहुंच सकती थी। वो लाखों खुफिया पुलिस एजेंटों और मुखबिरों से फ़ोन और टेलीग्राफ के जरिए रोज़ाना की रिपोर्टें भी हासिल कर सकते थे। अगर व्लादिवोस्तोक का कालिनिनग्राड के किसी अखबार ने लिखा कि सुप्रीम लीडर की ताज़ा तरीन तकरीर अहमकाना थी, जैसा कि लिंकन की गेट्सबर्ग एड्रेस के साथ हुआ था, तो इसमें शामिल हर शख्स, चीफ एडिटर से लेकर टाइपसेटर्स तक, को मुमकिना तौर पर KGB से मुलाकात का शर्फ हासिल होता। आमिरियत की मुख्तसर तारीख मुतलक अलनान निज़ाम अपनी गलती से पाक होने का दावा करते हैं और लोगों की जिंदगियों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं। टेलीग्राफ, रेडियो और दीगर जदीद मालूमाती टेक्नोलॉजी की ईजाद से पहले बड़े पैमाने पर मुतलक अलनान निज़ाम नामुमकिन थे। रोमन शहंशाह, अब्बासी खलीफा और मंगोल खान अक्सर जालिम मुतलक अलनान हुक्मरान होते थे जो खुद को गलती से पाक समझते थे, लेकिन उनके पास बड़े मुआशरों पर मुतलक अलनान कंट्रोल मुसल्लत करने के लिए ज़रूरी आलात नहीं थे। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले मुतलक अलनान निज़ाम और कम शिद्दत वाले मुतलक अलनान निज़ामों के दरमियान फ़र्क वाज़े करना चाहिए। एक मुतलक अलनान नेटवर्क में हुक्मरान की मर्जी पर कोई कानूनी हद नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी तकनीकी हुदूद होती हैं। एक मुतलक अलनान नेटवर्क में उनमें से बहुत सी तकनीकी हुदूद मौजूद नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पर रोमन सल्तनत, अब्बासी सल्तनत और मंगोल सल्तनत जैसे खुद मुख्तार हुकूमतों में हुक्मरान आमतौर पर किसी भी शख्स को फांसी दे सकते थे जो उन्हें नापसंद करता था, और अगर कोई कानून उनके रास्ते में आता था तो वो इस कानून को नज़रअंदाज तब्दील कर सकते थे। शहंशाह नेरो ने अपनी वालिदा एग्रिपीना और अपनी बीवी ओकुत्ताविया के कत्ल का इंतजाम किया और अपने उस्ताद सेनिका को खुदकुशी पर मजबूर किया। नेरो ने अपने कुछ सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और ताकतवर रोमन अशराफिया को सिर्फ इख्तिलाफ राय जाहिर करने इसके बारे में मजाक करने पर भी फांसी दी जला वतन कर दिया, जबकि नेरो जैसे खुद मुख्तार हुक्मरान किसी भी ऐसे शख्स को फांसी दे सकते थे जिसने ऐसा कुछ किया कहा जो उन्हें नापसंद था। वो ये नहीं जान सकते थे कि उनकी सल्तनत के ज्यादातर लोग किया कर रहे थे किया कह रहे थे। नजरियाती तौर पर नेरो ये हुक्म जारी कर सकता था कि रोमन सल्तनत में कोई भी शख्स जो शहंशाह पर तनकीद तौहीन करे इसे सख्त सजा दी जाए। फिर भी ऐसे हुक्म को नाफिज करने के लिए कोई तकनीकी ज़राए नहीं थे। टीकीतिस जैसे रोमन मुअर्रिखीन नेरो को एक खूनखार जालिम के तौर पर पेश करते हैं जिसने एक बेमिसाल दहशत गर्दी का दौर शुरू किया, लेकिन ये दहशत गर्दी की एक बहुत ही महदूद किस्म थी। अगरचे इसने अपने दायरे में शामिल कई खानदान के अफराद, अशराफिया और सेनेटरों को फांसी दी जला वतन किया। शहर की कच्ची आबादियों में अमरोमन और यरूशलेम और लॉन्डिनियम जैसे दूर दराज कस्बों में सूबाई लोग ज्यादा आज़ादी से अपनी राय का इजहार कर सकते थे। स्टालिन की USSR जैसी जदीद मुतलक अलनान हुकूमतों ने बिल्कुल मुख्तलिफ पैमाने पर दहशत फैलाई। मुतलक अलनानीत मुल्क भर में हर शख्स के हर लम्हे के काम और कॉल को और मुमकिना तौर पर हर शख्स के सोचने और महसूस करने के अमल को भी कंट्रोल करने की कोशिश है। नेरो ने ऐसी ताकतों का ख्वाब देखा होगा, लेकिन इसके पास उन्हें अमली जामा पहनाने के ज़राए नहीं थे। ज़राअत पर मबनी रोमन मईशत की महदूद टैक्स आमदनी को देखते हुए नेरो अपनी खिदमत में बहुत ज्यादा लोगों को मुलाजमत नहीं दे सकता था। वो रोमन सेनेटरों की इशाइया पार्टियों में मुखबिर रख सकता था, लेकिन सल्तनत के बाकी हिस्से को कंट्रोल करने के लिए इसके पास सिर्फ तकरीबन 10,000 शाही मुंतज़िमीन और 3,50,000 फौजी थे, और उनसे फौरी तौर पर राबिता करने के लिए टेक्नोलॉजी का फुकदान था। नेरो और इसके साथी शहंशाहों को अपने तनख्वाहदार मुंतज़िमीन और फौजियों की वफादारी यकीनी बनाने में इससे भी बड़ा मसला था। कोई भी रोमन शहंशाह कभी जमहूरी इनकलाब के जरिए तख्त से नहीं उतारा गया, जैसा कि लुईस 16 निकोलाई चावसीसको हुस्नी मुबारक को हटाया गया था। इसके बजाय दर्जनों शहंशाहों को उनके अपने जर्नेलों, उहदेदारों, मुहाफिजों खानदान के अफराद ने कत्ल माजूल कर दिया। नेरो को खुद हस्पानिया के गवर्नर गालिबा की बगावत ने माजूल कर दिया। 6 माह बाद गालिबा को लोसिटनिया के गवर्नर ओथू ने हटा दिया। 3 माह के अंदर ओथू को रायन फौज के कमांडर वीटिल्स ने माजूल कर दिया। वीटिल्स तकरीबन 8 माह तक रहा, इससे पहले कि इसे शिकस्त दी गई, और यहूदिया में फौज के कमांडर वेस्पासियान ने कत्ल कर दिया। एक बागी मातहत के हाथों मारा जाना सिर्फ रोमन शहंशाहों के लिए ही नहीं बल्कि तकरीबन तमाम कदीम मुतलक अलनान हुक्मरानों के लिए सबसे बड़ा पेशा वराना खतरा था। शहंशाहों, खलीफा शाहों और बादशाहों को अपने मातहतों को काबू में रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता था। हुक्मरानों ने निजता अपनी तवज्जो फौज और टैक्स के निज़ाम को कंट्रोल करने पर मरकूज की। रोमन शहंशाहों को किसी भी सूबे या शहर के मकामी मुआमलात में मुदाखलत का इख्तियार था, और वो कभी कभार इस इख्तियार का इस्तेमाल भी करते थे, लेकिन ये आमतौर पर किसी मकामी कम्युनिटी या ओहदेदार की तरफ से भेजी गई मखसूस दरखास्त के जवाब में किया जाता था, न कि किसी सल्तनत गिर मुतलक अलनान 5 साला मंसूबा के हिस्से के तौर पर।
अगर अब पूंप में गधे के ड्राइवर आरोमन बर्तानिया में चरवाहे थे, तो नेरो अब के रोजमर्रा के मामूलात को कंट्रोल नहीं करना चाहता था, अब के लतीफों की निगरानी नहीं करना चाहता था। जब तक अब अपने टैक्स अदा करते थे और फौजियों की मुजाहमत नहीं करते थे, ये नेरो के लिए काफी था। सपारत्ता और कुनबाज स्कॉलर्स का दावा है कि तकनीकी मुश्किलात के बावजूद कदीम जमाने में मुतलक अलनान हुकूमतें कायम करने की कोशिशें की गईं। सबसे आम मिसाल सपारत्ता की दी जाती है। इस तशरीह के मुताबिक सपारत्ता के लोग एक मुतलक अलनान हुकूमत के जेर तसल्लुत थे, जो उनकी जिंदगी के हर पहलू को माइक्रो मैनेज करती थी, इस बात से लेकर के वो किससे शादी करते थे और क्या खाते थे। ताहम अगरचे स्पार्टन हुकूमत यकीनन सख्त गिर थी, इसमें दर हकीकत कई खुद दरुस्तगी के मैकानिज्म शामिल थे जो इक्तिदार को किसी एक शख्स आधले के हाथों में जाने से रोकते थे। सियासी इख्तियार 2 बादशाहों, 5 फोर्स सीनियर मजिस्ट्रेट्स, जीरूसिया कौंसिल के 28 अरकान और अवामी असम्बली के दरमियान तकसीम था। अहम फैसले जैसे कि जंग में जाना है या नहीं अक्सर शदीद अवामी बहसों पर मुश्तमिल होते थे। मजीद बरा सपारत्ता के निज़ाम की नौयत का हम जो भी जायजा लें, ये वाज़ेह है कि वही तकनीकी हुदूद जिन्होंने कदीम आतेनाई जमहूरियत को एक ही शहर तक महदूद रखा, स्पार्टन सियासी तजर्बे के दायरा कार को भी महदूद किया। पीलुपोनीशियन जंग जीतने के बाद सपारत्ता ने मुतअद्दिद यूनानी शहरों में फौजी चौकियां और सपारत्ता के हामी हुकूमतें कायम कीं, जिन्हें खारिजा पॉलिसी में इसकी पैरवी करने और कभी कभार खराज तहसीन पेश करने की ज़रूरत थी। लेकिन दूसरी आलमी जंग के बाद की यूएसएसआर के बरक्स पीलुपोनीशियन जंग के बाद सपारत्ता ने अपने निज़ाम को वुसअत देने या बरामद करने की कोशिश नहीं की। सपारत्ता इतना बड़ा और घना मालूमाती नेटवर्क नहीं बना सका था कि वो हर यूनानी कस्बे और गांव में आम लोगों की जिंदगियों को कंट्रोल कर सके। कदीम चीन में कुन खानदान 221206 कब्ल मसीह की तरफ से एक ज्यादा महत्वाकांक्षी मुतलक अलनान मंसूबा शुरू किया गया हो सकता है। तमाम दीगर मुतहारिब रियासतों को शिकस्त देने के बाद कुन हुक्मरान कुनशी हुआंग ने 10 मिलियन रियाया पर मुश्तमिल एक वसी सल्तनत पर कंट्रोल हासिल किया, जो मुतअद्दिद मुख्तलिफ नस्ली गरोहों से ताल्लुक रखते थे, मुतनौवे जुबानें बोलते थे और मुख्तलिफ मकामी रवायात और अशराफिया के वफादार थे। अपनी ताकत को मुस्तहकम करने के लिए फातेह कुन हुकूमत ने किसी भी इलाकाई ताकत को ख़त्म करने की कोशिश की जो इसके इख्तियार को चैलेंज कर सकती थी। इसने मकामी अशराफिया की ज़मीनें और दौलत जब्त कर ली और इलाकाई अशराफिया को शाही दारुल हुकूमत शियुनयांग मुंतकिल होने पर मजबूर किया। इस तरह उन्हें उनकी ताकत के अड्डे से अलग कर दिया और उनकी ज़्यादा आसानी से निगरानी की। कुन हुकूमत ने मरकजियत और हम आहंगी की एक बेरहम मुहिम भी शुरू की। इसने पूरी सल्तनत में इस्तेमाल होने के लिए एक नया आसान रस्म अलखत ईजाद किया और सिक्कों, वज़न और पैमाइश को मियारी बनाया। इसने शियुनयांग से बाहर एक सड़कों का नेटवर्क बनाया जिसमें मियारी आरामगाहें, रिले स्टेशन और फौजी चौकियां थीं। लोगों को दारुल हुकूमत के इलाके या सरहदी इलाकों में दाखिल होने या बाहर निकलने के लिए तहरीरी इजाज़त नामे की ज़रूरत होती थी। यहाँ तक कि पहियों की चौड़ाई भी मियारी बना दी गई ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि गाड़ियाँ और रथ एक ही लकीर में चल सके। खेतों की काश्त से लेकर शादी करने तक हर अमल का मकसद किसी फौजी ज़रूरत को पूरा करना था, और रोम ने जो फौजी डिसिप्लिन अपनी फौजों के लिए मखसूस रखा था, इसे कुन ने पूरी आबादी पर लागू कर दिया। इस निज़ाम की मुतवक्के रसाई को कुन के एक कानून से समझा जा सकता है जिसमें एक ओहदेदार को इस सूरत में दी जाने वाली सज़ा की वजाहत की गई थी जब वो अपनी निगरानी में मौजूद किसी अनाज के गोदाम को नज़रअंदाज करता था। कानून में अनाज के गोदाम में चूहों के सुराखों की तादाद पर बहस की गई है जो ओहदेदार पर जुर्माना अमलामत का बाइस बन सकते हैं। 3 या ज़्यादा चूहों के सुराखों के लिए जुर्माना फौज के लिए एक ढाल की खरीदारी है और 2 या इससे कम के लिए जिम्मेदार ओहदेदार को मलामत की जाती है। 3 चूहों के सुराख एक चूहे के सुराख के बराबर हैं। इस मुतलक अलनान निज़ाम को आसान बनाने के लिए कुन ने एक फौजी समाजी निज़ाम बनाने की कोशिश की। हर मर्द रियाया को 5 रुकनी यूनिट का रुकन होना पड़ता था। ये यौनते बड़ी तुश्केलों में इकट्ठी की जाती थीं। मकामी देहातों ली से लेकर कींटनों शियंग और काउंटियों शियुन के जरिए बड़ी शाही कमांडरियों जून तक लोगों को इजाज़त के बगैर अपनी रहाइश गाह तब्दील करने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि मेहमान भी मुनासिब शनाख्त और इजाज़त के बगैर किसी दोस्त के घर रात भर नहीं ठहर सकते थे। हर कुन मर्द रियाया को एक रैंक भी दिया गया था, बिल्कुल इसी तरह जैसे फौज में हर फौजी का एक रैंक होता है। रियासत की इताअत से आला ओहदों पर तरक्की मिलती थी, जिसके साथ इक्तिसादी और कानूनी मुराआत भी आती थीं, जबकि नाफरमानी के नतीजे में ओहदे में कमी या सज़ा हो सकती थी। हर तश्कील में लोगों को एक दूसरे की निगरानी करनी पड़ती थी, और अगर कोई फ़र्द कोई गलत काम करता था तो सबको इसकी सज़ा मिल सकती थी। जो कोई मुजरिम को रिपोर्ट करने में नाकाम रहता था, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों को भी इसे कत्ल कर दिया जाता था। जो लोग जराइम की इत्तला देते थे उन्हें आला ओहदों और दीगर मुराआत से नवाजा जाता था। ये इंतहाई काबिल एतराज़ है कि हुकूमत ने उन तमाम मुतलक अलनान इक़दामात को किस हद तक नाफिज करने में कामयाबी हासिल की।
सरकारी दफातर में दस्तावेजात लिखने वाले ब्यूरोक्रेट अक्सर पेचीदा कवायद और जवाबित ईजाद करते हैं जो बाद में गैर अमली साबित होते हैं। किया ईमानदार सरकारी एहलकार वाकई पूरे कुनसल्तनत में हर अनाज के गुदाम में चूहों के सुराख गिनते फिरते थे। किया हर दूर दराज पहाड़ी गांव में किसानों को वाकई 5 रुकनी दस्तों में मुनज़्ज़म किया गया था? शायद नहीं। फिर भी कुनसल्तनत ने अपनी मुतलक अलनान अज़ाइम में दीगर कदीम सल्तनतों को पीछे छोड़ दिया। कुन हुकूमत ने अपने रियाया के ख्यालात और एहसासात को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। मुतहारिब रियासतों के दौर में चीनी मुफक्किरीन को लातादाद नज़रियात और फ़लसफ़े तैयार करने की निस्बतन आज़ादी हासिल थी, लेकिन कुन ने कानूनियत के नज़रिए को सरकारी रियासती नज़रिया के तौर पर अपनाया। कानूनियत ने यह फ़र्ज़ किया कि इंसान फितरी तौर पर लालची, जालिम और खुद गर्ज होते हैं। इसने सख्त कंट्रोल की ज़रूरत पर जोर दिया। ये दलील दी कि सज़ाएँ और इनामात कंट्रोल के सबसे मुअस्सिर ज़राए हैं, और इस बात पर इसरार किया कि रियासती ताकत को किसी इखलाकी गौर व फिक्र से महदूद नहीं किया जाना चाहिए। ताकत ही हक थी और रियासत की भलाई सबसे बड़ी भलाई थी। कुन ने दीगर फ़लसफ़ों को ममनू करार दिया, जैसे कि कन्फ्यूशिज्म और दारोइज़्म, जो इंसानों को ज़्यादा परहेज़गार मानते थे और जो तशद्दुद की बजाय नेकी की अहमियत पर जोर देते थे। ऐसे नर्म ख्यालात की हिमायत करने वाली किताबों पर पाबंदी लगा दी गई, साथ ही ऐसी किताबों पर भी जो तारीख़ के सरकारी कन्वर्जन से मुतसादिम थीं। जब एक स्कॉलर ने दलील दी कि कुनशी हुआंग को कदीम शाह ख़ानदान के बानी की तकलीद करनी चाहिए और रियासती ताकत को गैर मरकज़ी बनाना चाहिए, तो कुन के चीफ मिनिस्टर ली सी ने जवाब दिया कि स्कॉलर्स को माजी को मिसाली बनाकर मौजूदा इदारों पर तनकीद करना बंद कर देना चाहिए। हुकूमत ने ऐसी तमाम किताबों को जब्त करने का हुक्म दिया जो कदमत की रुमानियत करती थीं या किसी और तरह से कुन पर तनकीद करती थीं। ऐसे मसाइल ज़दा मतवन को शाही लाइब्रेरी में ज़ख़ीरा किया जाता था और उन्हें सिर्फ सरकारी स्कॉलर्स ही पढ़ सकते थे। कुन सल्तनत शायद जदीद दूर से पहले इंसानी तारीख़ में सबसे ज़्यादा मातोकांकशी मुतलक अलनान तजर्बा थी, और इसका पैमाना और शिद्दत इसके ज़वाल का बाइस साबित हुआ। 10 मिलियन लोगों को फ़ौजी खतूत पर मुनज़्ज़म करने और तमाम वसाइल को फ़ौजी मकासद के लिए इजारादार बनाने की कोशिश के नतीजे में शदीद इक्तिसादी मसाइल, फजूल खर्ची और अवामी नाराज़गी पैदा हुई। हुकूमत के सख्त गिर कवानीन, इलाकाई अशराफिया से इसकी दुश्मनी और टैक्सों और भर्तियों के लिए इसकी बेपना भूख ने इस नाराज़गी की आग को मज़ीद भड़काया। दरी असना, एक कदीम ज़री मुआशरे के महदूद वसाइल तमाम ब्यूरोक्रेट्स और फ़ौजियों की हिमायत नहीं कर सकते थे, जिन्हें कुन को इस नाराज़गी को रोकने के लिए ज़रूरत थी, और उनकी मालूमाती टेक्नोलॉजी की कम कारकर्दगी ने दूर शियुनियांग से हर कस्बे और गाँव को कंट्रोल करना नामुमकिन बना दिया। हैरत की बात नहीं, 209 कब्ल मसीह में बगावतों का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी क़ियादत इलाकाई अशराफिया, नाराज़ आम शहरियों और यहाँ तक कि सल्तनत के अपने तैनात उहदेदारों ने भी की। एक रवायत के मुताबिक पहली संगीन बगावत इस वक्त शुरू हुई जब सरहदी इलाके में काम करने के लिए भेजे गए एक ग्रुप को बारिश और सैलाब की वजह से ताख़ीर का सामना करना पड़ा। उन्हें खदशा था कि उन्हें इस फ़राइज़ की कोताही पर फांसी दे दी जाएगी, और उन्हें महसूस हुआ कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। जल्द ही बहुत से दूसरे बागी उनके साथ शामिल हो गए। इक़्तिदार की चोटी पर पहुंचने के सिर्फ 15 साल बाद कुन सल्तनत अपनी मुतलक अलनान अज़ाइम के बोझ तले दबकर बखर गई और 18 बादशाहतों में तकसीम हो गई। कई साल की जंग के बाद एक नए ख़ानदान हान ने सल्तनत को दोबारा मुत्तहिद किया, लेकिन हान ने फिर ज़्यादा हकीकत पसंदाना कम सख्त गिर रवैया अपनाया। अनशिन शकिन मुतलकुल ऐनैनी लन व मुतलकुल ऐनैनी नत। उन्होंने अपने इख्तियार पर कोई हद तस्लीम नहीं की, लेकिन उन्होंने हर एक की ज़िंदगी को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश नहीं की। निगरानी और कंट्रोल के कानूनी नज़रियात की पैरवी करने के बजाय हान ने लोगों को अंदरूनी इखलाकी पुख्तगी की बुनियाद पर वफादारी और ज़िम्मेदारी से अमल करने की तरगीब देने के कन्फ्यूशियस नज़रियात की तरफ रुजू किया। रोमन सल्तनत में अपने हम असरों की तरह हान शहनशाहों ने मुआशरे के कुछ पहलुओं को मरकज़ से कंट्रोल करने की कोशिश की, जबकि सूबाई अशराफिया और मकामी बरादरियों को काफ़ी खुद मुख्तारी दी। ज़्यादातर दस्तयाब मालूमाती टेक्नोलॉजी की वजह से आयद करदा हुदूद की वजह से रोमन और हान सल्तनतों जैसी कब्ल अज़ जदीद दौर की बड़ी पैमाने पर हुकूमतें गैर मुतलक अलनान आमिरियत की तरफ माइल हुईं। मुकम्मल मुतलक अलनानीत का कुन जैसे हुक्मरानों ने ख्वाब देखा होगा, लेकिन इसके नफाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की तरक्की का इंतज़ार करना पड़ा। मुतलक अलनानीत का तसलीस जिस तरह जदीद टेक्नोलॉजी ने बड़े पैमाने पर जमहूरियत को मुमकिन बनाया, इसी तरह इसने बड़े पैमाने पर मुतलक अलनानीत को भी मुमकिन बनाया। 19वीं सदी से शुरू होकर सनती मईशतों के उरूज ने हुकूमतों को बहुत ज़्यादा मुंतज़मीन को मुलाजमत देने की इजाज़त दी, और नई मालूमाती टेक्नोलॉजीज़ जैसे टेलीग्राफ और रेडियो ने उन तमाम मुंतज़मीन को फौरी तौर पर मुंसलिक और निगरानी करना मुमकिन बनाया। इसने उन लोगों के लिए मालूमात और ताकत के बेमिसाल इर्तिकाज़ को आसान बनाया जो ऐसी चीज़ों का ख्वाब देखते थे। जब 1917 के इनकलाब के बाद बाल्शोइकों ने रूस पर कंट्रोल हासिल किया, तो वो बिल्कुल ऐसे ही ख्वाब से मुतासिर थे।
बाल्शविक लामहदूद ताकत के भूखे थे क्योंकि वो एक मसीही मिशन पर यकीन रखते थे। मार्क्स ने सिखाया कि हजारों सालों से तमाम इंसानी मुआशरे बदउनवान अशराफिया के जेर तसल्लुत रहे हैं, जिन्होंने लोगों को दबाया। बाल्शविकों ने दावा किया कि वो जानते हैं कि किस तरह तमाम जबर को खत्म किया जाए और जमीन पर एक मुकम्मल तौर पर मुनसिफाना मुआशरा कायम किया जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें लातादाद दुश्मनों और रुकावटों पर काबू पाना पड़ा, जिसके नतीजे में उन्हें वो तमाम ताकत हासिल करना पड़ी जो वो हासिल कर सकते थे। उन्होंने किसी भी खुद इस्लाही मैकेनिज्म को बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया जो उनके विजन और उनके तरीकों पर सवाल उठा सकता था। कैथोलिक चर्च की तरह बाल्शविक पार्टी को यकीन था कि अगरचे इसके इनफिरादी अरकान गलती कर सकते हैं, पार्टी खुद हमेशा सही थी। अपनी गलती से पाक होने पर यकीन ने बाल्शविकों को रोज के नौजायदा जमहूरी इदारों जैसे इंतखाबात, आज़ाद अदालतें, आज़ाद प्रेस और अपोजिशन पार्टियां को तबाह करने और एक वाहिद जमाती मुतलक अलनान निज़ाम कायम करने पर मजबूर किया। बाल्शविक आमिरियत स्टालिन से शुरू नहीं हुई, ये इनकलाब के पहले ही दिनों से जाहिर थी। ये पार्टी की गलती से पाक होने के नजरिए से निकली थी, न कि स्टालिन की शख्सियत से। 1930 और 1940 की दहाइयों में स्टालिन ने विरासती मुतलक अलनान निज़ाम को मुकम्मल किया। असनैन इस नुवरितिना अमशेखी और मुश्तमिल इंतः सबसे पहले रियासती वजारतों, इलाकाई इंतजामिया और बाकायदा रीड आर्मी यूनिटों का सरकारी ढांचा था, जिसमें 1939 में 1.6 मिलियन शहरी ओहदेदार और 1.9 मिलियन फौजी शामिल थे। दूसरा, सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी का ढांचा और इसके हर जगह मौजूद पार्टी सेल थे, जिसमें 1939 में 2.4 मिलियन पार्टी मेंबरान शामिल थे। तीसरा, खुफिया पुलिस थी, जिसे पहले चीके के नाम से जाना जाता था। स्टालिन के दौर में इसे और एमजीबी कहा जाता था और स्टालिन की मौत के बाद ये केजीबी में तब्दील हो गई। इसकी सोवियत के बाद की जानिशीन तंजीम 1995 से एफएसबी के नाम से जानी जाती है। 1937 में के 2,70,000 एजेंट और लाखों मुखबिर थे। तिनुशैखा मुतवैज़ी टूरिन और अमरतीत। जिस तरह जमहूरियत को एक दूसरे की निगरानी करने वाले खुदकार इस्लाही मैकेनिज्म के जरिए बरकरार रखा जाता है, इसी तरह जदीद मुतलक अलनानीत ने एक दूसरे की निगरानी करने वाले ओवरलीपिंग सर्वेलेंस मैकेनिज्म बनाए जो एक दूसरे को काबू में रखते हैं। सोवियत सूबे के गवर्नर को मकामी पार्टी का म्यासार मुसलसल देखता था और उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि उनके अमले में से कौन का मुखबिर था। इस निज़ाम की तासीर की एक गवाही यह है कि जदीद मुतलक अलनानीत ने कदीम मुतलक अलनान हुकूमतों के दायमी मसले, सूबाई मातहतों की बगावतों को बड़ी हद तक हल कर दिया। अगरचे यूएसएसआर में अदालती बगावतें होती रहें, लेकिन एक बार भी किसी सूबाई गवर्नर आरीड आर्मी के फ्रंट कमांडर ने मरकज के खिलाफ बगावत नहीं की। इसका बड़ा सहरा खुफिया पुलिस को जाता है, जिसने शहरियों की बड़ी तादाद, सूबाई मुंतजिमीन और इससे भी ज्यादा पार्टी और रीड आर्मी पर गहरी नजर रखी। जबकि तारीख की बेशतर हुकूमतों में फौज ने बेपनाह सियासी ताकत इस्तेमाल की है, 20वीं सदी के मुतलक अलनान निज़ामों में बाकायदा फौज ने अपनी बहुत सी ताकत खुफिया पुलिस, मालूमाती फौज को दे दी। यूएसएसआर में चीके, ओजीपीयू, एनकेवीडी और केजीबी के पास रीड आर्मी की फायर पावर की कमी थी, लेकिन क्रेमलिन में उनका ज्यादा असर और रसूख था और वो फौज के आला उहदेदारों को भी दहशतज़दा और पाक कर सकते थे। मशरिकी जर्मन 87 और रूमानी सकोर्ट भी इसी तरह उन ममालिक की बाकायदा फौजों से ज्यादा मजबूत थीं। नाजी जर्मनी में एसएस वीहरमुख्त से ज्यादा ताकतवर थी और एसएस का सरबरा हीनरिक हम्मलर वीहरमुख्त के आला कमांड के सरबरा विल्हेम कीतुर से ज्यादा ऊंचे दर्जे पर था। उनमें से किसी भी सूरत में यकीनन खुफिया पुलिस बाकायदा फौज को रिवायती जंग में शिकस्त नहीं दे सकती थी। जिस चीज ने खुफिया पुलिस को ताकतवर बनाया वो मालूमात पर इसका कंट्रोल था। इसके पास फौजी बगावत को नाकाम बनाने और टैंक ब्रिगेड फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडरों को उनके इल्म में आने से पहले गिरफ्तार करने के लिए जरूरी मालूमात थीं। 1930 की दहाई के अवाखिर में स्टालिन के अजीम दहशत गर्दी के दौर में 1,44,000 रीड आर्मी अफसरान में से तकरीबन 10% को ने गोली मार दिया, कैद कर दिया। इसमें 186 डिवीजनल कमांडरों में से 183%, 9 अलिफा एडमिरल्स में से 8 89%, 15 फुल जनरल्स में से 13 87% और 5 मार्शलों में से 3 60% शामिल थे। पार्टी की आदत का हाल भी इतना ही बुरा था। रिवीर्ड ओल्ड बाल्शविक्स में से, यानी वो लोग जो 1917 के इनकलाब से पहले पार्टी में शामिल हुए थे, तकरीबन 1/3 अजीम दहशत गर्दी में जिंदा नहीं बच पाए। 1919 से 1938 के दरमियान पॉलिट ब्यूरो में खिदमात अंजाम देने वाले 33 अफराद में से 14 को गोली मार दी गई, 42%। 1934 में पार्टी की मरकजी कमेटी के 139 अरकान और उम्मीदवार अरकान में से 98-70% को गोली मार दी गई। 1934 में 17वीं पार्टी कांग्रेस में हिस्सा लेने वाले मंदूबीन में से सिर्फ 2% फांसी, कैद, इखराज, ओहदे में कमी से बच पाए और 1939 में 18वीं पार्टी कांग्रेस में शरीक हुए। खुफिया पुलिस, जिसने तमाम सफाई और कत्लाम किया,
खुद भी कई हरीफ शाखों में तकसीम थी जो एक दूसरे की करीब से निगरानी करती और सफाई करती थीं। अजीम दहशतगर्दी के आगाज को मुनज़्ज़म करने और लाखों मुतासिरीन के कत्ल की निगरानी करने वाले के सरबराह हिनरीख आगूदा को 1938 में फांसी दे दी गई और उनकी जगह निकोलाई ज़ोफ ने ले ली। ज़ोफ 2 साल तक रहा, लाखों लोगों को कत्ल और कैद किया इससे पहले कि इसे 1940 में फांसी दे दी गई। शायद सबसे ज्यादा बताने वाली बात उन 39 अफराद की किस्मत है जिन्होंने 1935 में जनरल का दर्जा हासिल किया था। सोवियत नाम पर रियासती सलामती के कमियासार कहलाते थे। उनमें से 90% को 1941 तक गिरफ्तार करके गोली मार दी गई, एक को कत्ल किया गया और एक के मशरिक बईद इलाकाई दफ्तर का सरबराह ने जापान फरार हैकर खुद को बचाया, लेकिन इसे 1945 में जापानियों ने मार डाला। 39 जनरलों के असली गिरोह में से दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम तक सिर्फ 2 अफराद बाकी बच्चे थे। मुतलक अल-अनानीत की बेरहम मंतिक ने बिलाखिर उन्हें भी पकड़ लिया। 1953 में स्टालिन की मौत के बाद होने वाली इक्तिदार की कशमकश के दौरान उनमें से एक को गोली मार दी गई, जबकि दूसरे को एक नफसियाती अस्पताल में भेज दिया गया, जहां वो 1960 में इंतकाल कर गया। स्टालिन के ज़माने में जनरल के तौर पर खिदमात अंजाम देना दुनिया की सबसे खतरनाक मुलाजमतों में से एक थी। ऐसे वक्त में जब अमरीकी जमहूरियत अपने कई खुद इस्लाही मैकानिज्म को बेहतर बना रही थी, सोवियत मुतलक अल-अनानीत अपने 3 गन्ना खुद निगरानी और खुद दहशतगर्दी के आलात को बेहतर बना रही थी। मुकम्मल कंट्रोल मुतलक अल-अनान निज़ाम मालूमात के बहाव को कंट्रोल करने पर मबनी होते हैं और मालूमात के किसी भी आज़ादाना ज़राए पर शक करते हैं। जब फौजी अफसरान, रियासती एहलकार, आम शहरी मालूमात का तबादला करते हैं तो वो एतमाद पैदा कर सकते हैं। अगर वो एक दूसरे पर भरोसा करना सीख लें तो वो हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत मुनज़्ज़म कर सकते हैं। लिहाजा मुतलक अल-अनान निज़ामों का एक बुनियादी उसूल ये है कि जहाँ कहीं भी लोग मिलते और मालूमात का तबादला करते हैं वहाँ हुकूमत को भी मौजूद होना चाहिए ताकि उन पर नज़र रखी जा सके। 1930 की दहाई में ये एक ऐसा उसूल था जिस पर हिटलर और स्टालिन मुत्तफिक थे। 29 मार्च 1933 को हिटलर के चांसलर बनने के 2 माह बाद नाजियों ने कोऑर्डिनेशन एक्ट मंजूर किया। इसमें यह शर्त रखी गई थी कि 30 अप्रैल 1933 तक पूरे जर्मनी में तमाम सियासी, समाजी और सकाफती तंजीमें, म्यूनिसिपैलिटियों से लेकर फुटबॉल क्लबों और मकामी गाने गाने वाली जमातों तक नाजी नज़रिए के मुताबिक नाजी रियासत के आज़ा के तौर पर चलाई जाएंगी। इसने जर्मनी के हर शहर और गांव में जिंदगी को उलट पलट कर दिया। मिसाल के तौर पर कि छोटे से अल्पाइन गांव में जमहूरी तौर पर मुंतखब म्यूनिसिपल कौंसिल का आखिरी इजलास 21 अप्रैल 1933 को हुआ और 3 दिन बाद इसकी जगह एक गैर मुंतखब नाजी कौंसिल ने ले ली जिसने एक नाजी मेयर मुकर्रर किया। चूंकि नाजियों का मुबैना तौर पर यह ख्याल था कि वो जानते हैं कि लोग वाकई किया चाहते हैं, तो नाजियों के अलावा और कौन लोगों की मर्जी को नाफिज कर सकता था। में तकरीबन 50 एसोसिएशंस और क्लब भी थे जिनमें शहद की मक्खी पालने वाली सोसाइटी से लेकर एक अल्पीनिस्ट क्लब तक शामिल थे। उन सबको कोऑर्डिनेशन एक्ट की तामील करनी पड़ी, अपने बोर्ड्स, रुकनियत और कवानीन को नाजी मुतालिबात के मुताबिक थालना पड़ा, सवासत्ती का परचम लहराना पड़ा और हर मीटिंग का इख्तिताम होरिस्ट ओजल गाने से करना पड़ा जो नाजी पार्टी का तराना था। 6 अप्रैल 1933 को माहीगीरी सोसाइटी ने यहूदियों को अपनी सफ़ों से निकाल दिया। उनके 32 अरकान में से कोई भी यहूदी नहीं था, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें नई हुकूमत को अपनी आर्यन असनाद साबित करनी थीं। स्टालिन के यूएसएसआर में हालात इससे भी ज्यादा इंतहाई थे। जबकि नाजियों ने अब भी चर्च की तंजीमों और निजी कारोबारों को जुज़वी आज़ादी अमल की इजाज़त दी थी, सोवियतों ने कोई इस्तिस्ना नहीं रखा। 1928 तक और पहले 5 साला मंसूबे के आगाज तक हर महल्ले और गांव में सरकारी एहलकार, पार्टी कारकुन और खुफिया पुलिस के मुखबिर मौजूद थे और उनके दरमियान जिंदगी के हर पहलू पर कंट्रोल था। बिजली घरों से लेकर गोभी के खेतों तक तमाम कारोबार, तमाम अखबारात और रेडियो स्टेशन, तमाम यूनिवर्सिटियां, स्कूल और नौजवानों के ग्रुप, तमाम हस्पताल और क्लिनिक, तमाम रजाकाराना और मजहबी तंजीमें, तमाम खेलें और साइंसी अंजुमनें, तमाम पार्क्स, म्यूजियम और सिनेमा। अगर दर्जन भर लोग फुटबॉल खेलने, जंगलों में पैदल सफर करने और कुछ खैराती काम करने के लिए इकट्ठे होते थे तो पार्टी और खुफिया पुलिस को भी वहां मौजूद होना पड़ता था, जिसकी नुमाइंदगी मकामी पार्टी सेल एजेंट करते थे। जदीद मालूमाती टेक्नोलॉजी की रफ्तार और कारकर्दगी का मतलब ये था कि ये तमाम पार्टी सेल और एजेंट हमेशा मास्को से सिर्फ एक टेलीग्राम या फ़ोन कॉल की दूरी पर होते थे। मुश्तबा अफराद और सरगर्मियों के बारे में मालूमात एक मुखगिर क्रास रेफरेंस शदा कार्ड कैटलाग के निज़ाम में शामिल की जाती थीं, जिसे कारुत्तोटिकी के नाम से जाना जाता था। उन कैटलाग में काम के रिकॉर्ड, पुलिस फाइलों, रिहाइश कार्ड्स और दीगर अक़साम की समाजी रजिस्ट्रेशन से मालूमात शामिल होती थीं और 1930 की दहाई तक सोवियत आबादी की निगरानी और कंट्रोल के लिए बुनियादी मैकानिज्म बन गए थे।
इससे स्टालिन के लिए सोवियत जिंदगी के तमाम पहलुओं पर कंट्रोल हासिल करना मुमकिन हो गया। इसकी एक अहम मिसाल सोवियत ज़राअत को इज्तिमाई बनाने की मुहिम थी। सदियों तक वसीओ अरीज़ ज़ार शाही सल्तनत के हज़ारों देहातों में इक्तिसादी, समाजी और निजी जिंदगी को कई रिवायती इदारों के जरिए मुनज़्ज़म किया जाता था। मकामी कम्यून, पैरिश चर्च, निजी फार्म, मकामी बाजार और सबसे बढ़कर खानदान। 1920 की दहाई के वस्त में सोवियत यूनियन अब भी एक बड़ी हद तक ज़री मईशत था। कल आबादी का तकरीबन 82% देहातों में रहता था और 83% वर्कफोर्स ज़राअत में मसरूफ़ थी। लेकिन अगर हर किसान खानदान ये फैसला करता कि क्या उगाना है, क्या खरीदना है और अपनी पैदावार की कितनी कीमत लेनी है, तो इससे मास्को के हुक्काम की समाजी और इक्तिसादी सरगर्मियों को खुद मंसूबा बंदी और कंट्रोल करने की सलाहियत बहुत महदूद हो जाती थी। क्या होता अगर हुक्काम एक बड़ी ज़री इस्लाहात का फैसला करते लेकिन किसान खानदान इसे मुस्तरद कर देते। लिहाजा जब 1928 में सुफ्तोहे ने सोवियत यूनियन की तरक्की के लिए अपना पहला 5 साला मंसूबा पेश किया तो एजेंडे का सबसे अहम नुक्ता ज़राअत को इज्तिमाई बनाना था। ख्याल ये था कि हर गांव में तमाम खानदान एक कोलखविज, एक इज्तिमाई फार्म में शामिल हो जाएंगे। वो अपनी तमाम जायदाद, जमीन, घर, घोड़े, गाय, बेलचे, पिचफोरेक्स कोलखविज के हवाले कर देंगे। वो कोलखविज के लिए मिलकर काम करेंगे और इसके बदले में कोलखविज उनकी तमाम ज़रूरियात पूरी करेगा, रिहाइश और तालीम से लेकर खुराक और सेहत की देखभाल तक। कोलखविज मास्को के अहकामात की बुनियाद पर यह भी फैसला करेगा कि उन्हें गोभी उगानी चाहिए, अशलजम ट्रैक्टर में सरमायाकारी करनी चाहिए, स्कूल में और डेयरी फार्म, चमड़े के कारखाने और क्लिनिक में कौन काम करेगा। मास्को के मास्टरमाइंड्स ने सोचा कि इसका नतीजा इंसानी तारीख का पहला बिल्कुल मुनसिफाना और मसावी मुआशरा होगा। वो अपने मुजव्वज़ा निज़ाम के इक्तिसादी फ़वाइद के बारे में भी इसी तरह कायल थे, ये सोचते हुए कि कोलखविज पैमाने की मईशत से फ़ायदा उठाएगा। मिसाल के तौर पर जब हर किसान खानदान के पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा होता था तो इसे हल चलाने के लिए ट्रैक्टर खरीदने का कोई खास मतलब नहीं होता था, और वैसे भी ज़्यादातर खानदान ट्रैक्टर खरीदने की इस्तेताअत नहीं रखते थे। एक बार जब तमाम ज़मीन मुश्तरका तौर पर रखी जाती थी तो इसे जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए कहीं ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से काश्त किया जा सकता था। इसके अलावा कोलखविज को जदीद साइंस की हिकमत से फ़ायदा उठाने वाला भी समझा जाता था। हर किसान के पुरानी रवायात और बेबुनियाद तवहुमात की बुनियाद पर पैदावारी तरीकों का फैसला करने के बजाय लीनन अल यूनियन अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज जैसे इदारों से यूनिवर्सिटी की डिग्री रखने वाले रियासती माहिरीन अहम फैसले करते। मास्को में मंसूबा साजों को ये सब बहुत अच्छा लगा। उन्होंने 1931 तक ज़री पैदावार में 50% इजाफे की तवक्को की थी, और अगर इस अमल में पुरानी देहाती दर्जा बंदियाँ और अदम मुसावात ख़त्म हो जाएं तो और भी बेहतर। ताहम ज़्यादातर किसानों को यह सब खौफनाक लगा। उन्हें मास्को के मंसूबा साजों नए कोलखविज निज़ाम पर भरोसा नहीं था। वो अपनी पुरानी तर्ज जिंदगी अपनी निजी मलकियत को तर्क नहीं करना चाहते थे। गांव वालों ने गाय और घोड़ों को कोलखविज के हवाले करने के बजाय ज़बह कर दिया। उनकी काम करने की तरगीब कम हो गई। लोग उन खेतों में कम मेहनत करते थे जो सबकी मलकियत थे, बमुकाबला उन खेतों के जो उनके अपने खानदान की मलकियत थे। गैर फ़ाल मुज़ाहमत हर जगह मौजूद थी, कभी कभी पुरतशद्दुद झड़पों में तब्दील हो जाती थी। जहां सोवियत मंसूबा साजों ने 1931 में 98 मिलियन टन अनाज की कटाई की तवक्को की थी, वहीं सरकारी अदाद और शुमार के मुताबिक पैदावार सिर्फ 69 मिलियन थी और हकीकत में 57 मिलियन टन तक कम हो सकती थी। 1932 की फसल इससे भी बदतर थी। रियासत ने गुस्से से रद्द-ए-अमल जाहिर किया। 1929 से 1936 के दरमियान खुराक की ज़ब्ती, हुकूमती गफलत और इंसान साख्ता कहत, कुदरती आफत की बजाय हुकूमती पॉलिसी के नतीजे में ने 4.5 से 8.5 मिलियन लोगों की जानें ले लाखों इजाफी किसानों को रियासत का दुश्मन करार देकर जलावतन अकैद कर दिया गया। किसानों की जिंदगी के सबसे बुनियादी इदारे, खानदान, चर्च, मकामी कम्यूनिटी को दहशतज़दा और ख़त्म कर दिया गया। इंसाफ, मुसावात और अवाम की मर्जी के नाम पर इज्तिमाई कारी की मुहिम ने हर इस चीज़ को तबाह कर दिया जो इसके रास्ते में आई। सिर्फ 1930 के पहले 2 महीनों में 1 लाख से ज़्यादा देहातों में तकरीबन 60 मिलियन किसानों को इज्तिमाई फार्मों में धकेल दिया गया। जून 1929 में सोवियत किसान खानदानों का सिर्फ 4% इज्तिमाई फार्मों से ताल्लुक़ रखता था। मार्च 1930 तक ये अदाद और शुमार 57% तक बढ़ गए। अप्रैल 1937 तक देही इलाकों में 97% खानदानों को 2,35,000 सोवियत इज्तिमाई फार्मों में कैद कर दिया गया था। इस तरह सिर्फ 7 सालों में सदियों से मौजूद एक तर्ज जिंदगी को चंद मास्को के ब्यूरोक्रेट्स के मुतलक अलनान तसव्वुर ने बदल दिया।